दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां अपनी सरकारें, अपने राष्ट्रपति या अपनी पुलिस और अपनी सेना है, अपना झंडा भी है, अपनी करेंसी है और यहाँ तक कि अपना पासपोर्ट भी है। लेकिन दुनिया का एक भी देश उसे आधिकारिक तौर पर देश नहीं मानता। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस जगह पर आज भी ऐसा लगता है जैसे समय 30 साल पीछे रुक गया हो। सड़कों पर सोवियत दौर की इमारतें हैं, सरकारी दफ्तरों के बाहर लेनिन की मूर्तियां हैं, पुराने जमाने का माहौल है और लोगों की जिंदगी जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अब सवाल ये है, अगर दुनिया इसे देश नहीं मानती तो यहाँ सरकार कैसे चलती है, यहाँ चुनाव कौन करवाता है और लोग किस पासवर्ड से विदेश जाते हैं, यहाँ की करेंसी आखिर चलती कैसे है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये देश नहीं तो आखिर ये है क्या। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया की पूरी कहानी, एक ऐसी जगह जो कागजों में मोल्दोवा का हिस्सा है लेकिन जमीन पर खुद को अलग ही देश मानती है। यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि दुनिया की राजनीति सिर्फ नक्शों से नहीं चलती, बल्कि इतिहास, पहचान और ताकत के खेल से भी तय होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया की ऐसी अनसुनी जगहों, रहस्यमयी घटना और इतिहास के उन पहलू की बात करते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं दुनिया के उस देश की कहानी जिसे दुनिया देश मानती ही नहीं। जानते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ है। सबसे पहले नक्शे पर चलते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश मोल्दोवा। अगर आप रोमानिया और यूक्रेन के बीच देखेंगे तो यही देश आपको दिखाई देगा। अब पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगर आप मोल्दोवा की पूर्व हिस्से पर ध्यान देंगे तो आपको एक ऐसी लंबी और बहुत पतली जमीन की पट्टी दिखाई देगी जो डेनेस्टर नदी के किनारे पर फैली हुई है। यही है ट्रांसनिस्ट्रिया। पहली नजर में ये मोल्दोवा का हिस्सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस इलाके में प्रवेश करते हैं सब कुछ बदल जाता है। सीमा पर अलग सुरक्षा व्यवस्था, अलग झंडा, अलग पुलिस, अलग नंबर प्लेट और अलग सरकार। यानी ऐसा लगता है जैसे आप एक देश से निकलकर दूसरे देश में आ गए हों। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि दुनिया कहती है ये कोई देश नहीं। दोस्तों, किसी भी जगह को समझने के लिए हमें पहले उसके इतिहास को जानना पड़ता है। और ट्रांसनिस्ट्रिया की कहानी भी आज से नहीं बल्कि करीब 100 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था। रूस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। इसके बाद एक नया देश बनाया गया, सोवियत यूनियन। धीरे धीरे इस देश में कई इलाके शामिल होते गए, उन्हीं में से एक था मोल्दोवा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मोल्दोवा के पश्चिम हिस्से में ज्यादातर लोग रोमानियन भाषा बोलते हैं। उनकी संस्कृति, खान पान और इतिहास भी रोमानियन से काफी मिलता जुलता है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस्टर नदी के पार वाला इलाका यानी आज का ट्रांसनिस्ट्रिया बिल्कुल अलग था। यहाँ बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी लोग रहते थे। फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े उद्योग थे और सोवियत सरकार ने इस इलाके को एक औद्योगिक केंद्र की तरह विकसित किया था। यानी एक ही देश के अंदर दो अलग अलग पहचानें बन चुकी थी। एक तरफ ऐसे लोग थे जो खुद को रोमानिया के करीब मानते थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनकी पहचान सोवियत यूनियन और रूस से जुड़ी हुई थी। फिर आया साल 1991। यही वो साल था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। सोवियत यूनियन टूट गया, एक साथ 15 नए देश बने। उनमें से एक था मोल्दोवा। अब मोल्दोवा आजाद हो चुका था, नई सरकार बनी, नए कानून बनने लगे और धीरे धीरे देश ने रोमानिया और यूरोप
के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि अगर मोल्दोवा पूरी तरह रोमानिया के करीब चला गया तो उनकी भाषा, उनकी पहचान, उनका राजनीतिक असर खत्म हो जाए। यही डर धीरे धीरे विरोध में बदल गया। विरोध हुआ, फिर आंदोलन में बदला और आखिरकार 1990 में सोवियत यूनियन के पूरी तरह टूटने से पहले ही इस इलाके के नेताओं ने ऐलान कर दिया, अब हम मोल्दोवा का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी अलग सांसद बनाई, अलग सरकार बनाई और अपने नए देश का अलग एक नाम रखा, प्रेडेस्टोविलियन मोल्दोवा रिपब्लिक, जिसे आज पूरी दुनिया ट्रांसनिस्ट्रिया के नाम से जानती है। लेकिन समस्या सिर्फ घोषणा करने से खत्म नहीं होती, क्योंकि मोल्दोवा ने साफ कह दिया था ये इलाका हमारा था और हमेशा हमारा ही रहेगा। यहीं से शुरू हुआ तनाव, जो कुछ महीनों के बाद एक असली युद्ध में बदल गया। और इस युद्ध में एक ऐसा देश कूद पड़ा जिसका नाम आज भी इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा लिया जाता है। उसका नाम है रूस। लेकिन रूस ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ दोस्ती की वजह से, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल छिपा था? लेकिन 1992 में हालात अचानक बदल गए। मोल्दोवा की सरकार ने फैसला किया कि इस इलाके पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। दूसरी तरफ ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों ने भी हथियार उठा लिए। देखते ही देखते छोटी छोटी झड़पें एक बड़े संघर्ष में बदल गई। सड़कों पर गोलियां चलने लगी, पुलों पर कब्जे होने लगे और कई शहर युद्ध के मैदान में बदल गए। सबसे ज्यादा लड़ाई बैडर शहर के आसपास हुई। यह शहर आज भी इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उस समय इस इलाके में पहले से ही रूस के 14 सैनिक थे। रूस की 14 सेना मौजूद थी। ये सेना सोवियत यूनियन के समय से वहां तैनात थी। शुरुआत में रूस ने कहा कि वह इस लड़ाई में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ते गया, वैसे वैसे ट्रांसनिस्ट्रिया को रूस का समर्थन मिलने लगा। यही समर्थन युद्ध का रुख बदलने लगा। करीब 5 महीने तक चली इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान गई। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी हुआ। आखिरकार जुलाई 1992 में युद्ध विराम हुआ। 1992 में युद्ध विराम पर सहमति बनाई। लड़ाई तो रुक गई, लेकिन असली समस्या अभी भी वहीं की वहीं रह गई। किसी ने भी अपना दावा वापस नहीं लिया। मोल्दोवा आज भी कहता है ट्रांसनिस्ट्रिया हमारा हिस्सा है, और ट्रांसनिस्ट्रिया कहता है कि हम एक आजाद देश हैं। यानी युद्ध खत्म हुआ, लेकिन विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा संघर्ष जो पूरी तरह सुलझा भी नहीं है और पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। ऊपर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव हमेशा के लिए बना रहता है। और ट्रांसनिस्ट्रिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर ट्रांसनिस्ट्रिया ने युद्ध जीत लिया, अपनी सरकार बना ली, अपनी सेना बना ली, तो फिर दुनिया उसे देश क्यों नहीं मानती? क्या किसी देश के बनने के लिए सिर्फ अपनी सरकार का होना काफी नहीं, या इसके पीछे कोई और नियम है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है दोस्तों। अब तक आपने देखा कि ट्रांसनिस्ट्रिया के पास लगभग हर वो चीज़ है जो एक देश के पास होती है। अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति, अपनी सांसद, अपनी पुलिस और अपनी सेना, अपनी करेंसी, यहाँ तक कि अपना झंडा और अपना राष्ट्रगान भी है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। देखिए, किसी भी इलाके को खुद को देश घोषित कर देना काफी नहीं होता। दुनिया के बाकी देशों को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये स्वतंत्र देश है। इसे ही कहा जाता है मान्यता प्राप्त। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया देश बनता है तो दूसरे देश उसके साथ राजनीतिक संबंध बनाते हैं, दूतावास खेलते हैं, समझौते करते हैं और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता का समर्थन करते हैं। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ ऐसा नहीं हुआ।
संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश इसे आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। यहाँ तक कि जिस रूस की मदद से यह इलाका पिछले कई दशकों से अपने आप को संभाले हुए है, रूस ने भी इसे आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश नहीं माना है। यही बात सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर रूस मदद क्यों करता है? इसका जवाब राजनीति में छुपा है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच एक बेहद अहम जगह पर स्थित है। इस इलाके में प्रभाव बनाए रखना रूस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि वर्षों से यहाँ रूसी सैनिक मौजूद है और रूस आर्थिक और अन्य तरह की सहायता भी देता है। दूसरी तरफ मोल्दोवा लगातार कहता है कि यह उसका हिस्सा ही है। एक दिन यह इलाका फिर उसके नियंत्रण में आ जाएगा, यानी एक ही जमीन पर दो दाव है। एक कहता है यह देश मेरा है, दूसरा कहता नहीं यह देश हमारा हिस्सा है। और पूरी दुनिया अब भी इसे मोल्दोवा का हिस्सा मानती है। यही कारण है कि जब भी आप गूगल मैप या किसी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे को देखते होंगे तो ट्रांसनिस्ट्रिया अलग देश के रूप में नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर आप वहां पहुंच जाए तो आपको लगेगा कि आप किसी बिल्कुल अलग देश में ही आ गए हैं। यही विरोधाभास ट्रांसनिस्ट्रिया को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको उस चीज के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया को देखकर ऐसा लगता है कि समय 30 से 40 साल पीछे चला गया। यहाँ आज भी सोवियत दौर की झलक क्यों दिखाई देती है, लेनिन की मूर्तियां आज भी क्यों खड़ी है और लोग आज भी पुराने सोवियत प्रतीकों को क्यों संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंच गए। सीमा पार करते ही सबसे पहली नजर जो आपका ध्यान खींचेगी वह वहाँ का माहौल, क्योंकि यह जगह यूरोप के बाकी देशों जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। सड़कों पर चलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप अचानक 1980 या 1990 के दशक में पहुंच गए हो। यहाँ आज भी कई सरकारी इमारतों के सामने व्लादिमीर लेनिन की मूर्तियां खड़ी है। सरकारी दफ्तरों की बनावट, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पुरानी शैली की इमारतें, सब कुछ सोवियत दौर की याद दिलाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ट्रांसनिस्ट्रिया के झंडे पर आज भी हथौड़ा और दराती का निशान बना हुआ है, यानी कि बहुत कम इलाके में आज भी यह प्रतीक अधिकतर झंडे पर दिखाई देता है। अब आपके मन में सवाल उठता है, आखिर यहाँ के लोग आज भी इन पुराने प्रतीकों को क्यों संभाल कर रखते हैं? इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पहचान है। यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों का मानना है कि सोवियत दौर में उनके इलाके में उद्योग थे, रोजगार था और जिंदगी ज्यादातर स्थिर थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं टूटा बल्कि उसकी पहचान भी बदल गई। इसलिए आज भी बहुत से लोग अपने इतिहास को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि यह भी सच है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में हर व्यक्ति एक जैसी सोच नहीं रखता। कुछ लोग खुद को स्वतंत्र देश का नागरिक मानते हैं, कुछ लोग मोल्दोवा से बेहतर रिश्ते चाहते हैं और कुछ रूस के करीब रहना चाहते हैं। यानी यहाँ भी लोगों की राय अलग अलग है। लेकिन एक बात लगभग हर पर्यटक कहता है, ट्रांसनिस्ट्रिया में घूमते समय ऐसा लगता है कि जैसे समय धीमा पड़ गया हो। अब सोचिए, यहाँ अपनी सरकार, अपनी पुलिस, तो क्या यहाँ अपने पैसे भी चलते होंगे? क्या आप यहाँ रुपए, डॉलर या यूरो में सामान खरीद सकते हैं, या फिर अपनी एक अलग करेंसी है? और अगर है तो उसकी कोई कीमत भी है या नहीं? यही हिस्सा सबसे दिलचस्प है। दोस्तों, अब तक हमने देखा ट्रांसनिस्ट्रिया में अपनी सरकार, अपनी सेना, अपना झंडा भी है, लेकिन अब सवाल आता है, क्या यहाँ के लोग अपने पैसे भी खुद छापते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के लोग अपने पैसे खुद छापते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी करेंसी है जिसे ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल कहा जाता है। अगर आप यहाँ किसी दुकान पर जाएंगे तो आपको मोल्दोवा की करेंसी, लेकिन यहीं की स्थानीय करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
और मजेदार बात ये है, यहाँ कुछ सिक्के धातु के नहीं बल्कि प्लास्टिक के भी बनाए गए थे। दुनिया में ऐसी करेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या आती है। अगर अगर आप यहीं के पैसे लेकर ट्रांसनिटिया से बाहर निकल जाएं, तो ज्यादातर देशों में उनकी कोई कीमत नहीं होगी। कोई बैंक इन्हें मान्य विदेशी करेंसी की तरह स्वीकार नहीं करता, यानी जो पैसा ट्रांसनिटिया के अंदर पूरी तरह चलता है, वहीं बाहर आ वही बाहर जाकर लगभग बेकार हो जाता है। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। ट्रांसनिटिया ने अपना पासपोर्ट भी जारी करता है, लेकिन दुनिया का लगभग कोई भी देश इस पासपोर्ट पर यात्रा की अनुमति नहीं देता। तो फिर यहाँ के लोग विदेश कैसे जाते हैं? असल में यहाँ रहने वाले बहुत कम से लोगों के पास एक से ज्यादा नागरिकता होती है। कई लोगों के पास मोल्दोवा का पासपोर्ट है, कुछ के पास रूस का है, कुछ के पास यूक्रेन या अन्य देशों के दस्तावेज भी होते हैं। अगर वे उसके पात्र हों, यात्रा के समय वे इन्हीं मान्य पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने ही देश का पासपोर्ट अपने ही देश के बाहर काम नहीं आता। तो सोचिए कैसा अजीब एहसास होगा जब आपका देश आपको नागरिक मानता हो लेकिन दुनिया नहीं। यही वजह है कि ट्रांसनिटिया को अक्सर डिफॉल्ट स्टेट कहा जाता है। तब जमीन पर यह एक देश की तरह काम करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वतंत्र देश नहीं माना गया, न तो इसकी मान्यता मिली। और दोस्तों, सवाल आता है, अगर दुनिया इसे देश नहीं मानती तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती होगी? सरकार खर्च कहाँ से आता है? और इतने छोटे से इलाके में लोग कमाते क्या? यकीन मानिए, इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। इस छोटे से इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, अब तक आपने ट्रांसनिटिया का इतिहास देखा, उसकी राजनीति समझी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यह दुनिया से लगभग कटा हुआ है, तो यहाँ पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ सरकार का होना काफी नहीं होता। स्कूल चलाने होते हैं, अस्पताल चलाने होते हैं, सड़कों की मरम्मत करनी होती है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना होता है। तो ये सब होता कैसे है? इसका पहला जवाब रूस की आर्थिक मदद। कई सालों से रूस इस इलाके को अलग अलग तरह की सहायता देता रहा है। ऊर्जा, आर्थिक सहयोग और अन्य समर्थन ने ट्रांसनिटिया की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिर्फ मदद के भरोसे कोई जगह हमेशा नहीं चलती, इसलिए ट्रांसनिटिया ने अपने कुछ उद्योग भी विकसित किए हैं, और इन्हीं में सबसे मशहूर है कैबिनेटी। यह एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है जिसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। यहाँ ब्रॉडी और दूसरी शराब बनाई जाती है। आज भी इसकी कुछ उत्पादों की पहचान यूपी यूरोप के बाजारों में है, यानी एक ऐसी जगह दुनिया का कोई देश आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र नहीं मानता। वहाँ बना सामान कई देशों तक पहुँच जाता है। सिर्फ यही नहीं, ट्रांसनिटिया में स्टील, बिजली उत्पादन और कुछ अन्य उद्योग भी शामिल है जो इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। हालांकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी जगह को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती तो विदेशी निवेश कम आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुश्किल हो जाता है और बड़े बड़े बैंक भी वहाँ आसानी से काम नहीं करते। यानी यहाँ कारोबार करना उतना आसान नहीं होता जितना किसी सामान्य देश में होता है। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ करीब 4 से 5 लाख लोग रहते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग नौकरी करते हैं, बाजार लगते हैं, शादियां होती है, त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब जिंदगी बिल्कुल सामान्य चलती है। बस फर्क इतना है कि उनका देश दुनिया के नक्शे पर आधिकारिक तौर पर मौजूद माना नहीं जाता। लेकिन क्या यहाँ रहने वाले लोग खुश हैं? क्या उन्हें बाहर की दुनिया जैसी सुविधा मिलती है, या फिर उन्हें हर दिन ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? दोस्तों, जब भी किसी देश की बात होती है तो हम अक्सर सरकार, राजनीतिक और सीमाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा
असर किस पर पड़ता है वहाँ रहने वाले आम लोगों पर। जरा सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पैदा हो जाए जिसका अपना देश तो है, देश मानता हो, लेकिन पूरी दुनिया नहीं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? यही कहानी ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों की है। यहाँ की आबादी लगभग 4 से 5 लाख है। यहाँ मोल्दोवन, रूसी और यूक्रेनी तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। सड़कों पर आपको अलग-अलग भाषा सुनाई देगी। कई लोग रूसी बोलते हैं, कई मोल्दोवन, तो कुछ यूक्रेनी। यानी एक छोटा-सा इलाका, लेकिन संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण। अब जरा उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अपन बात करते हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस और फैक्ट्रियों में काम करने निकल जाते हैं, बाजार खुलते हैं, कैफ़े में लोग बैठकर बातें करते हैं। यानी पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही बात अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से जुड़ती है, मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए यहाँ का कोई एक छात्र विदेश पढ़ना चाहता है, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में नौकरी करना चाहता है, या कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, तब उसे कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमीडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इसी वजह से कई सरकारी दस्तावेजों और औपचारिक प्रक्रियाओं में लोगों को मोल्दोवा या अन्य मान्य दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ता है। यात्रा के लिए भी बहुत से कम लोग मोल्दोवा, रूसी या किसी अन्य मान्यता नागरिक का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके पास वह उपलब्ध हो। यानी यहाँ के लोगों ने हालात के साथ जीना भी सीख लिया। एक और दिलचस्प बात, अगर आप ट्रांसमीडिया के किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछें आप किस देश के नागरिक हो, तो उसका जवाब हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं होगा। कुछ गर्व से कहेगा हम ट्रांसमीडिया के नागरिक हैं, तो कुछ खुद को मोल्दोवा से जोड़ा मानते हैं, और कुछ रूस के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यानी यहाँ सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं, बल्कि पहचान का सवाल भी है। यही इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी कहानी है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा सवाल बचता है जो पूरी दुनिया पिछले 30 सालों से पूछ रही, क्या ट्रांसमीडिया कभी आधिकारिक तौर पर एक देश बनेगा, या फिर यह हमेशा ऐसे ही ना देश ना पूरी तरह मोल्दोवा वाली स्थिति में रहेगा? और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसकी अहमियत अचानक क्यों बढ़ गई दोस्तों? अब तक आपने इस जगह की पूरी कहानी समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया ट्रांसमीडिया आधिकारिक तौर पर देश मान लेगी, या फिर यह हमेशा इसी तरह उधर से लटकता रहेगा? सच कहें तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटे से इलाके का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा है। एक तरफ है मोल्दोवा, जो आज भी कहता है कि ट्रांसमीडिया उसका अभिन्न हिस्सा है। दूसरी तरफ है ट्रांसमीडिया के कई लोग जो खुद को अपनी अलग पहचान के साथ देखते हैं। और तीसरी तरफ है रूस, जिसका इस पूरे क्षेत्र में वर्षों से प्रभाव रहा है। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब जरा हाल के वर्षों की बात करते हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो अचानक दुनिया की नज़र फिर से ट्रांसमीडिया पर गई। क्यों? क्योंकि यह इलाका यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब है। कई विश्लेषकों ने इस बात पर चर्चा की कि अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है, तो ट्रांसमीडिया की राजनीतिक अहमियत बढ़ सकती है। हालांकि भविष्य में क्या होगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कुछ लोगों का मानना है कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि मौजूदा स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है, और कुछ का मानना है कि क्षेत्रीय राजनीति में बदलते ही हालात भी बदल सकते हैं। यानी आज भी यह कहानी पूरी तरह नहीं सुलझी। इतिहास की किताब में इसका आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और शायद यही वजह है कि ट्रांसमीडिया आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय इलाकों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों,
वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी बात जो इस कहानी को और भी अनोखा बना देती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का कोई देश देश आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश नहीं मानता, लेकिन हर साल यहाँ पर्यटक घूमने भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सच। अगर आप ट्रांसनिटिया जाएं तो आपको सीमा पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आप इसकी राजधानी राइसपोल घूम सकते हैं, पुरानी सोवियत शैली की इमारतें देख सकते हैं, लेनिन की मूर्तियां देख सकते हैं, स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं और वहाँ के लोगों से भी बात कर सकते हैं। यानी जमीन पर सब कुछ बिल्कुल एक सामान्य देश जैसा लगता है। लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को परिवार के साथ समय बिताते हैं, त्योहार मनाते हैं, शादियां होती, नई दुकानें खुलती हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या नाम देगी। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आती है तो यही जगह दुनिया के सबसे अनउलझे विवादों में शामिल हो जाती है और शायद यही ट्रांसमीडिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। कई बार किसी जगह का अस्तित्व सिर्फ नक्शे तय नहीं होता, वहाँ रहने वाले लोगों की पहचान, उनका इतिहास और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी उतनी ही अहम होती है। ट्रांसमीडिया हमें सिखाता है कि दुनिया सिर्फ काले और सफेद रंगों में नहीं बांटी गई। कई जगह ऐसी है जो है भी नहीं और नहीं भी, और यही वजह है कि ट्रांसमीडिया आज भी दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय इलाकों में गिना जाता है। तो ये थी ट्रांसमीडिया की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जिसके पास सरकार भी है, सोना भी है, झंडा भी है, पासवर्ड भी है, लेकिन आज भी दुनिया का अधिकार देश नहीं माना जाता। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ट्रांसनिटिया घूमना चाहेंगे और अगली वीडियो किस रहस्यमय जगह पर होनी चाहिए वो भी हमें नीचे लिखिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।